तो जो लोग काफ़ी लंबे समय से चिलर पे काम कर रहे हैं उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी होगी। जो चिलर्स होते हैं वो पीक मंथ में जैसे अप्रैल मई जून के टाइम पे या पीक आवर में 1 से 3 बजे के टाइम पे जो चिलर्स होते हैं वो एकदम से डाउन हो जाते हैं और आपको स्पेयर में दूसरे चिलर को चलाना पड़ता है कूलिंग को जनरेट करने के लिए या कूलिंग को मेंटेन करने के लिए। अब इसके कुछ रीज़न्स, एक तो मैं बाहर के एम्बिएंट टेम्परेचर को कहूँगा, यानी कि बाहर का जो टेम्परेचर है उस टाइम पे ज़्यादा रहता है वो तो है ही, बट कुछ फॉल्ट्स हमारे तरफ से भी होते हैं मैनुअली, जिसके वजह से जो चिलर्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा मेन रीज़न रहता है डिस्चार्ज प्रेशर का। अब उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, ये जो परेशानी देखने को मिलती है चाहे एयर कूल्ड हो चाहे वो वाटर कूल्ड हो, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कुछ हद तक। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से एम्बिएंट टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है। अगर बाहर का टेम्परेचर कम होगा तो आपका चिलर अच्छे से रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर पाएगा, बट अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो चिलर्स को भी बहुत ज़्यादा पावर लगती है, या ये कह लीजिए बहुत ज़्यादा उसको टाइम लगता है रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने में। बट कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जो कि हमारे द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं, और उसमें सबसे पहला रीज़न आता है इस तरीके की डस्ट का जम जाना। चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चिलर में अगर डस्ट आती है तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, खासकर कि एयर कूल का जो कंडेंसर है उसमें, क्योंकि आपका एयर कूल का जो कंडेंसर है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है आपके एटमॉस्फेयर से। अगर वहाँ पर डस्ट आपको देखने को मिलती है तो आपका जो कंडेंसर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। जितना उसकी एफिशिएंसी है वो उससे कम में आपको काम देगा। अगर आपको इसको बढ़ाना है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, उसके अप्रोच को बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इस तरीके की जो कंडेंसर की कंडीशन है उसको हटाएंगे। और वो कैसे हटाएंगे, आपने सिंपली इनको वीकली साफ़ करना है। वाटर कूल्ड चिलर्स में क्या होता है, आपका कूलिंग टावर है, वहाँ पर पानी ठंडा होता है, फिर कंडेंसर में जाता है, और वहाँ पर जो डस्ट की मात्रा है वो बहुत कम देखने को मिलती है, ना मात्रा के बराबर देखने को मिलती है, क्योंकि वो एक पैक एरिया में रहता है, खास करके बेसमेंट में। और उसके बाद जो एयर कूल चिलर्स होते हैं उनको टेरेस में या ओपन एरिया में लगाया जाता है, आपको पता है। और कभी कभी हम जो कंडेंसर है उनमें जो धूल जमी होती है उसको इग्नोर कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि जब 1 साल में जब इसकी सर्विस होगी तब हम इसको डायरेक्ट या उसी टाइम इसको साफ़ करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से साफ़ हो पाए। पर ऐसा नहीं होता है। हर एक जो पार्ट होता है चिलर का, जिसको पानी से साफ़ करना है उसको पानी से ही साफ़ किया जाता है, और जो सर्विस मांगता है उसको उसी टाइम सर्विस दी जाती है, जिससे कि आपका जो चिलर है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद एकदम से डाउन ना हो पाए और अच्छे से वर्क कर पाए। तो सामने आप देख पा रहे होंगे इस कंडेंसर की हालत भी उसी तरीके की थी। इस पे इतनी मोटी मिट्टी की लेयर जम चुकी थी जिससे कि आपका जो डिस्चार्ज है वो नॉर्मल से बहुत हाई जा रहा था। और ये एक कॉइल की बात नहीं है, ये हर एक कॉइल जो अंदर की तरफ थी वो आपको डस्ट से दिखेगी। पूरी जो उसकी डस्ट की एक लेयर है हर एक कंडेंसर कॉइल पे आपको अभी देखने को मिलेगी आगे चल के वीडियो में। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके कंडेंसर कॉइल के लिए, या आपकी जो इवेपोरेटर कॉइल होती है जिसको हम एचयू कहते हैं। एचयू की जो कॉइल्स होती हैं उनको भी साफ़ करना, और जो उसके फ़िल्टर्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, डायरेक्टली आ रहे होते हैं किसके संपर्क में, डस्ट या मिट्टी के संपर्क में। और वो क्या होते हैं, उसकी जो सरफेस है ना वो एक रास्ता बनाती है हवा के लिए। अगर वही ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, आगे हवा नहीं जाएगी, और जो रेफ्रिजरेंट है या जो पानी है वो अच्छे से ठंडा नहीं हो पाएगा। चाहे वो एचयू की बात कर लीजिए या आपके कंडेंसर कॉइल की बात कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से एक अच्छे पानी के प्रेशर के साथ आप इन कंडेंसर कॉइल को साफ़ करिएगा वीकली, जिससे कि ये अच्छे से आपको एफिशिएंट तरीके से रेफ्रिजरेंट को ठंडा करके दें, और आपकी जो कूलिंग की एफिशिएंसी है वो ठीक ठाक रहे, कम ना हो। और गर्मियों में तो खासकर, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है एम्बिएंट टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है, उसमें ना मॉइस्चर की मात्रा होती है, ना आपको हवा देखने को मिलती है बाहर। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका जो चिलर है वो उसकी एफिशिएंसी तो वो ठीक ठाक वर्क कर रहा होता है, वो अपनी पूरी पावर लगाता है रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए, बट आपको पता है एयर कूल्ड चिलर या वाटर कूल्ड चिलर ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं बाहर के टेम्परेचर पे। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आपका कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट है, उसको ठंडा करने के लिए आपको बाहर की हवा की मदद की ज़रूरत होती है, या बाहर एम्बिएंट टेम्परेचर की, या बाहर जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, उसकी मदद की ज़रूरत होती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जब कंडेंसर कॉइल के अंदर रेफ्रिजरेंट मूव कर रहा होता है, रन कर रहा होता है, तो क्या होती है, हवा ही तो पास होती है कंडेंसर कॉइल्स के थ्रू। अगर वही हवा ठंडी नहीं होगी
या मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा बाहर का एम्बिएंट का टेम्परेचर होगा तो आपका रेफ्रिजरेंट ठंडा हो ही नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आपकी कंडेंसर कॉइल चोक है तो ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है, डिस्चार्ज और ज़्यादा हाई जाएगा, जिससे कि आपको डिस्चार्ज रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी हर एक चिलर के अंदर। वैसे ही आपका वाटर कूल चिलर होता है, वाटर कूल चिलर में सिंपल आपका पानी ठंडा करना होता है कूलिंग टावर को। अगर वो कूलिंग टावर में जो पानी है उससे ज़्यादा बाहर का टेम्परेचर है तो पानी को ठंडा कर ही नहीं पाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपको एक चिलर के बजाय दो चिलर चलाने पड़ते हैं, दो कूलिंग टावर चलाने पड़ते हैं, फिर भी आपको उस तरीके की कूलिंग नहीं देखने को मिलती है। तो इस फॉल्ट को या बाहर के टेम्परेचर से को तो आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बट आप अपने चिलर्स को एक अच्छी तरीके से उनके पार्ट्स को टाइम टू टाइम अगर मेंटेन करके रखते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम या जो एक लिमिट होती है उससे ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको साफ़ करके रखिएगा, वीकली हो चाहे आप मंथली करते हो, बट आप इनको इस तरीके से साफ़ करके ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आपको आगे चल के जो पीक आवर है, पीक मंथ है गर्मी के, उसमें प्रॉब्लम देखने को ना मिले। सेकंड चीज़ है सिटी फ़ैन या कह लीजिए कंडेंसर फ़ैन, जो कंडेंसर को ठंडा करते हैं या कंडेंसर के अंदर की जो हवा है उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर इसी एयर कूल्ड की बात कर लूँ, अगर इसमें 6 आपके कंडेंसर फ़ैन लगे हुए हैं, अगर इसमें से 2 भी बंद हो जाते हैं ना, मान लीजिए इसमें R22 रेफ्रिजरेंट है जिसका डिस्चार्ज दिन में जाता है मान लीजिए 250 से 300 के बीच में, अगर इसके 2 फ़ैन भी इमीडिएट बंद हो जाते हैं, अचानक से बंद हो जाते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इसके फ़ैन बंद हो चुके हैं और जो रेफ्रिजरेंट का डिस्चार्ज प्रेशर है वो इमीडिएट 300 से 400 भाग जाएगा, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। बट जो कंडेंसर कॉइल ये चोक वाला जो प्रॉब्लम है, इसमें पता नहीं लग पाता है जब तक आप कंडेंसर कॉइल साफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये धीरे करके होता है। और जो कूलिंग या कंडेंसर कूलिंग फ़ैन होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें इमीडिएट आपको डिस्चार्ज बढ़ता हुआ दिख जाता है, जिससे कि आप आसानी से फॉल्ट को पता कर पाते हैं। तो इसमें आपको वीकली साफ़ करना होता है। अगर आप इसको वीकली साफ़ करते हैं तो आपके लिए आसानी भी हो जाती है। अगर आप इसे काफ़ी लंबे पीरियड के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, ये आसानी से साफ़ भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसकी जो आगे की कॉइल होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, जो डस्ट है वो अंदर तक ब्लॉक कर देती है। बात करते हैं जो मेंटेनेंस या सर्विस होती है 1 साल में उसकी, तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई टेक्नीशियन ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर लेते हैं, उसको अच्छे से साफ़ करके नहीं जाते या उसको हटा नहीं पाते अच्छे तरीके से, तो क्या होता है जो अंदर की कॉइल है वो गलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो फिन्स होते हैं ना उसका जो मेटल है या उसका जो भी वो प्रोडक्ट है वो गलना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए केमिकल का कम यूज़ किया जाता है, ऐसे केमिकल का यूज़ किया जाता है जो ज़्यादा एसिडिक ना हो और जो मेटल है उसको गलाने दे, या जो भी प्रोडक्ट है फिन्स का उसको गलाए ना। अगर वो गल जाता है ना तो क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट ट्यूब है वो साफ़ दिखने लग जाती है और ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में नहीं रहती है एयर के, और इससे क्या होता है आपकी जो कंडेंसर की एफिशिएंसी है रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए वो कम हो जाती है। फिन्स का काम ही ये होता है कि वो एयर को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखे और एयर को ज़्यादा मात्रा में फैलाए, जिससे कि रेफ्रिजरेंट की जो ट्यूब है उसके हर एक पार्ट पे आपका एयर कांटेक्ट हो और रेफ्रिजरेंट अच्छे से हीट को रिमूव कर पाए और वो हवा के थ्रू क्या हो ठंडा हो जाए रेफ्रिजरेंट। तो ये कुछ कारण हैं, ये कुछ रीज़न्स हैं जिसके वजह से आपका जो डिस्चार्ज है, चाहे वो एयर कूल्ड हो, अभी तो यहाँ पर मैंने एयर कूल की बात करी है, आगे चल के कोई दूसरी वीडियो में वाटर कूल के बारे में बताऊँगा, तो उसमें जो हेड प्रेशर है, डिस्चार्ज प्रेशर इस कारण से भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसकी मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, या आप उसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं, जिसके वजह से आपको डिस्चार्ज रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कुछ इन सॉल्यूशंस के थ्रू, जैसे कि वीकली आपको कंडेंसर कॉइल साफ़ करनी है, हर एक पार्ट को मेंटेन करके रखना है, इससे क्या होता है आपको बाद में जाके अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। मान लीजिए आप लंबे टाइम से चिलर को चलाते आ रहे हैं, उसको मेंटेन नहीं रखते हैं, तो जो चिलर है वो एक टाइम पीरियड के बाद अचानक से बंद हो जाएगा, या अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम उसमें आ जाएगी, आप चिलर को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये थी कुछ परेशानी डिस्चार्ज से रिलेटेड जो आपको चिलर में देखने को मिलती है, और उसके सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिए। आप इनको वीकली मेंटेन करके रखिएगा, जिससे कि आप अच्छे से चिलर को ऑपरेट कर पाएँ और आपका चिलर भी उतना एफिशिएंट आपको कूलिंग दे पाए। तो मिलते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।